नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं क्रय गुणवत्ता मानक में शिथिलीकरण। भूकंप आए तो क्या करें? संभावित सूखे से निपटने की तैयारी शुरू। किसानों की मदद को बैंक भी आए आगे। गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा। राहत वितरण में सख्ती का असर और आलू को सड़ने से बचाने की तकनीक विकसित। अब कृषि समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा गेहूं के गुणवत्ता मानक में शिथिलीकरण मूल्य कटौती के आधार पर प्रदेश सरकार ने गेहूं के गुणवत्ता मानक को शिथिल करते हुए सिकुड़े एवं टूटे दाने को खरीदने का मानक 6% से बढ़ाकर 10% तक तथा चमक विहीन गेहूं को 50% तक क्रय करने की अनुमति दे दी है। शिथिलीकरण गेहूं की कटौती 10.88 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई है। इसके साथ ही किसानों से कोई कटौती नहीं की जाएगी और 10.88 रुपए प्रति क्विंटल की भरपाई मंडी शुल्क से की जाएगी। इस बार किसानों से गेहूं की उतराई एवं सफाई का व्यय नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसे प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। भूकंप आए तो क्या करें? यदि आप घर के अंदर हो तो मेज या किसी फर्नीचर के नीचे पनाह लें। कांच, खिड़की, झूमर आदि गिरने वाली चीजों से दूर रहें। किसी कोने में चले जाएं। लेटे हैं तो तकिए से सिर ढकें। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। कमजोर सीढ़ी का प्रयोग ना करें। यदि आप घर के बाहर हैं तो ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों से दूर रहें। झटके खत्म होने तक बाहर रहें। गाड़ी में हैं तो तुरंत रोक लें। गाड़ी में बैठे रहें। ऊंची इमारत, पेड़, ओवरब्रिज, बिजली के खंभों से गाड़ी दूर रखें। मलबे में दब जाएं तो माचिस ना जलाएं। लीक हुई गैस आदि से खतरा संभव। मलबा हटाने के लिए हाथ पैर ना चलाएं। मुंह को किसी कपड़े से ढक लें। कोई उपाय ना होने पर जोर से चिल्लाएं। भूकंप के हेल्पलाइन नंबर। भारत में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के ये नंबर जारी किए। 9111-2301-2113, 9111-2301-4104, 9111-2301-7905। काठमांडू में स्थित इंडियन एम्बेसी में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 977-98511-07021, 977-98511-35141। किसान भाइयों, भूकंप से संबंधित किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। मौसम विभाग के कमजोर मानसून के पूर्वानुमान के मद्देनजर प्रदेश में खेती किसानी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इसके तहत एक उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित अधिकारियों ने संभावित सूखे की समस्या से निपटने के लिए बाकायदा एक खाका तैयार किया है। इसके माध्यम से कृषि व संबंधित अन्य विभाग खरीफ सीजन में मौसम विभाग के साथ मिलकर किसानों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इस बैठक में तय किया गया कि कम पानी की आवश्यकता वाले मक्का, ज्वार, बाजरा व तिल आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाए और सूखा अथवा बाढ़ अवरोधी बीजों से ही खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त 1 जून से मौसम के मिजाज तथा खेतों में किसान क्या करे आदि की जानकारी किसानों को पूरे खरीफ सीजन में हर हफ्ते दी जाएगी। बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों की मदद के लिए बैंक भी आगे आए हैं। पिछले दिनों बीकेटी ब्लॉक में 96 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के बीच 1,25,00,000 रुपयों का वितरण किया गया। इसमें बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अधिक 34 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 32 लाख रुपए वितरित किए। इस मौके पर बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे प्रभावित किसानों को ऋण अदा करने में कोई कार्यवाही न करें। साथ ही पुराने किसानों के साथ साथ नए किसानों को भी क्रेडिट कार्ड पर लोन वितरित किया जाए। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने कहा है कि किसान गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों से प्राप्त आवेदन के आधार पर विक्रय की तिथि तय की जाएगी। संबंधित खाद्य अधिकारी एसएमएस के जरिए किसानों को खरीद तिथि की जानकारी उनके मोबाइल पर देंगे। इसके बाद किसान तय तिथि पर गेहूं बेच सकेंगे। बताते चले कि प्रदेश में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है,
जिसमें अब तक 1,76,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। किसानों में राहत राशि के वितरण को लेकर प्रदेश सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। जिलों को भेजी गई 1,100 करोड़ से ज्यादा की रकम में से करीब 875 करोड़ रुपए वितरित हो चुके हैं। कई जिलों ने राहत की राशि खत्म होने की बात कहकर अतिरिक्त बजट की मांग की है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों से राहत कार्यों की समीक्षा करते समय प्रदेश के मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि राज्य आकस्मिकता निधि से 300 करोड़ की अतिरिक्त सहायता से हर जिले को 5 से 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केंद्रीय आलू शोध स्टेशन की तकनीक के तहत आलू को बिना खराब हुए 8 महीने तक रखा जा सकता है। इस तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार आलू में लगभग 80% पानी की मात्रा होती है। यही कारण है कि मिट्टी से निकालने के कुछ ही हफ्ते बाद ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पानी को आलू से निकाल दें तो इसके जीवन काल की अवधि और भंडारण कुछ हफ्तों से बढ़कर 8 महीने तक हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का नाम डिहाइड्रेशन ऑफ पोटैटो रखा है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। जायद की फसल को जरूरत के हिसाब से पानी दें। आम की फसल को रोगों से बचाने के लिए जरूरी कीट रक्षा रसायनों का छिड़काव करें। गेहूं की कटाई के बाद फसल के अवशेष को जलाएं नहीं, बल्कि इसे खेत में सड़ाकर मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। उड़द, मूंग व सूरजमुखी की फसलों तथा लीची व आम के बागों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सूरजमुखी की सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें और पौधों पर 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नैफ्थलीन एसिटिक एसिड 20 ppm या प्लेनोफिक्स 90 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। लीची में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करने के साथ ही फल बेधक की रोकथाम के लिए डाइक्लोरवास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव फल बनने के बाद 1 माह के अंतर पर करें। केले में प्रति पेड़ 50 से 60 ग्राम यूरिया तथा 200 से 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को गुड़ाई के बाद मिट्टी में मिलाएं। इसके बाद सिंचाई करें। नींबू वर्गीय फलों में नींबू की तितली के गिडार की रोकथाम के लिए 5% एल्सान धूल या 50% कार्बरिल का छिड़काव करें। सब्जी किसानों को सलाह है कि भिंडी में पीत शिरा मोजेक रोग के प्रसारण को रोकने के लिए डाइमिथोएट 1.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ में 1,380 रुपए, सीतापुर में 1,125 रुपए, रायबरेली में 1,370 रुपए, हरदोई में 1,390 रुपए और फैजाबाद में 1,305 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,100 रुपए, सीतापुर में 2,110 रुपए, रायबरेली में 2,000 रुपए, हरदोई में 2,180 रुपए और फैजाबाद में 2,060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1,480 रुपए, सीतापुर में 1,451 रुपए, रायबरेली में 1,460 रुपए, हरदोई में 1,450 रुपए और फैजाबाद में भी 1,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 5,900 रुपए, सीतापुर में 5,900 रुपए, हरदोई में 5,600 रुपए और फैजाबाद में 5,775 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 600 रुपए, सीतापुर में 500 रुपए, रायबरेली में 500 रुपए, हरदोई में 500 रुपए और फैजाबाद में 610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1,600 रुपए, सीतापुर में 1,460 रुपए, रायबरेली में 1,460 रुपए, हरदोई में 1,700 रुपए और फैजाबाद में 1,065 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1,500 रुपए, सीतापुर में 1,380 रुपए, रायबरेली में 1,450 रुपए, हरदोई में 1,430 रुपए
और फैजाबाद में 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 1000 रुपए, रायबरेली में 690 रुपए और फैजाबाद में 1025 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है मत्स्य पालन। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मत्स्य पालन विविधीकरण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय मत्स्य
आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर रायजादा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये मत्स्य पालन विविधीकरण प्रक्रिया है क्या मतलब है इसका? मिश्री जी, अगर हम आज से 4 से 5 दशक पूर्व की बात करें तो मत्स्य पालन के नाम पर केवल भारतीय मेजर कार मछलियाँ, जिसमें कतला, रोहू, मृगल आती हैं, केवल उन्हीं का पालन किया जाता था। लेकिन 80वें दशक में इस क्षेत्र में काफ़ी क्रांति हुई और जो भारतीय मेजर कार मछलियाँ जो बहुत कम उत्पादन के साथ किसान लोग पैदा कर पाते थे, उनमें उसके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और इस वृद्धि के साथ कुछ नई प्रजातियों का पालन भी हमारे देश में प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में सबसे पहले जो है एक समुद्री झींगा है, टाइगर झींगा, उसको पालना शुरू किया गया, क्योंकि किसी भी मछली को पालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसकी संपूर्ण रूप से पालन की विधि विकसित की जाए। तो इस विधि के विकसित होने के साथ ही अन्य विधियां भी धीरे धीरे विकसित हो गईं और इन विधियों के द्वारा में खास उद्देश्य ये रखा गया कि इस विधियों के द्वारा किसानों को की आमदनी ज़्यादा हो सके, वो जो कई अन्य प्रकार की भूमि जो अच्छी नहीं है वहाँ पे मछली को उत्पादन किया जा सके या उनकी सघनता बढ़ा के उसका उच्च उत्पादन लिया जा सके। मतलब किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब, हाँ, मुख्य उद्देश्य तो यही है, किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और साथ में जो है भूमि का रख रखाव भी अच्छी तरह से कर पाएं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं यहाँ पर और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मत्स्य पालन विविधीकरण में कई तरह की मछलियों को पाला जा सकता है, क्या सभी जो मछलियाँ हैं वो इनको एक साथ रख सकते हैं, एक साथ पाला जा सकता है? देखिए, आपने मिश्री जी बहुत अच्छा सवाल किया है। कई ऐसी मछलियां हैं जिनको कि एक साथ पाला जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कतला, रोहू, नैनी हमारे देश में कई दशकों से पाली जाती हैं और इनको आज भी जो है एक साथ पाला जा सकता है। और इनके साथ में 3 अन्य विदेशी मछलियां हैं, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, इनको भी इनके साथ में पाला जा सकता है, क्योंकि ये सभी मछलियां शाकाहारी हैं, एक दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियां इनके साथ जिनका एकल पालन करना ही अच्छा रहता है, जैसे कि मागुर मछली है, देशी मागुर की मैं बात कर रहा हूँ, देशी मागुर मछली है, इसका एकल पालन भी किया जा सकता है, इसका मिश्रित पालन भी भारतीय मेजर कार मछलियों के साथ में किया जा सकता है। इसके साथ ही आजकल एक विदेशी मछली भी हमारे देश में का भी पालन किया जाता है। उसका अंग्रेजी का नाम है पेंगेशियस, लेकिन हिंदी का नाम है पयासी, और इसका पालन जो है अब काफ़ी हमारे देश के कई राज्यों में जो है काफ़ी प्रचलित हो रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का प्रमुख हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में भी इसका पालन कुछ किसानों ने प्रारंभ कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया जो विविधीकरण प्रक्रिया है, अगर हमारे जो मत्स्य पालक बहन भाई हैं तो मत्स्य पालन की इस विविधीकरण प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो आवश्यक ये है कि उसकी विधियां मालूम हो। तो क्या क्या विधियां हो सकती हैं मत्स्य पालन विविधीकरण के अंतर्गत? देखिए, मत्स्य पालन के लिए भारतीय मेजर कार्प का मिश्रित पालन तो पूर्व में भी प्रचलित था और आज भी है, लेकिन इसमें उत्पादन लक्ष्य काफ़ी अब बढ़ाया जा सकता है। पूर्व में किसान भाई जो हैं 1.5 टन से लेकर 2 टन का उत्पादन मुश्किल से ले पाते थे, लेकिन आज इसका उत्पादन 5 टन से लेकर 10 टन तक किसान लोग आसानी से कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है कि उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करें। इसके साथ में देशी मागुर मछली का पालन कर सकते हैं, पयासी जैसे मैंने बताया जिसको पंगस कहते हैं, उसका पालन भी कर सकते हैं। पयासी एक ऐसी मछली है जिसका उत्पादन 40 टन तक किसानों ने किया है। हमारे प्रदेश में ही एक किसान ऐसे हैं जिन्होंने 40 टन उत्पादन करके दिखाया है। इसके साथ ही कुछ झींगे की प्रजाति हैं जिनको पाला जा सकता है। एक मीठे पानी का झींगा होता है जिसको मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी कहते हैं, इसको भी मीठे पानी में पाला जा सकता है। साथ में अगर किसी क्षेत्र में कहीं नमकीन पानी उपलब्ध है तो वहाँ पर समुद्री झींगे को भी काफ़ी उच्च उत्पादन के साथ में पाला जा सकता है। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सजावटी मछलियों का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर फैल गया है। सजावटी मछली जो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका जो है व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
पूरे विश्व की बात करें तो करीब 90,000 करोड़ रुपए का ये व्यापार होता है, हर साल होता है। लेकिन हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश का सहयोग उसमें 0.1% ही है, यानी कि हम इस व्यवसाय में काफ़ी पीछे हैं। जबकि हम मछलियों के क्षेत्र में बात करें तो विश्व का जितनी भी मछलियों की जनसंख्या है उसकी 10% करीब हमारे देश में उपलब्ध है। उनमें से कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी की सजावटी मछली के रूप में जिनका व्यापार किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। मतलब एक्वेरियम के लिए हमारे जो मत्स्य पालक बहन भाई हैं तो मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं, मछलियों का उत्पादन कर तो उससे आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छा रहेगा जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जैसा कि आपने बताया कि भारतीय मेजर कार्प और विदेशी कार्प मछलियाँ ही पाली जाती हैं, तो कुछ नई प्रजाति की मछलियाँ भी क्या हम लोग पालना शुरू कर चुके हैं? जी हाँ, मैंने अभी पूर्व में भी बताया कि जैसे पयासी मछली है जिसको पंगेशियस कहते हैं, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर इसको पाला जा रहा है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी इसको काफ़ी बड़े स्तर पर पाला जा रहा है। और हमारे प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर और बाराबंकी जिलों में इसका उत्पादन हो चुका, काफ़ी अच्छे स्तर पर किसान लोग कर रहे हैं और इसका उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही झींगा, मीठे पानी के झींगे मछली का उत्पादन भी यहाँ पर प्रदेश में कई किसानों ने किया है। हमारे ज़िले, हमारे राज्य से जुड़े जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर नमकीन पानी के भूमिगत नमकीन पानी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और उस भूमिगत नमकीन पानी का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता है और इस पानी को हम मत्स्य पालन के द्वारा काफ़ी उपयोगी बना सकते हैं। और यह हम लोगों ने करके दिखाया है कि वहाँ पर जो है समुद्री झींगा, टाइगर झींगा जिसको बोलते हैं, जो विश्व में जिसका सबसे ज़्यादा दाम होता है, उसका एक जो समुद्री राज्यों में जितना उत्पादन होता है उसी लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। इसके साथ ही वहाँ पर एक विदेशी झींगा और आ गया है, विदेशी झींगा और हमने पालन किया है, उसको हम लोग वन्नामी झींगा बोलते हैं। ये वन्नामी झींगा जो है इसका काफ़ी उच्च उत्पादन, करीब 2.5 से 3 टन एक क्रॉप में लेते हैं। एक मतलब अभिप्राय ये है कि अगर हमारी जो क्षारीय भूमि है जहाँ नमकीन, तो वहाँ पर भी हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये नमकीन पानी में इसका पालन किया जाता है और हमारे राज्य में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नमकीन पानी की, भूमिगत नमकीन पानी की उपलब्धता है और इन क्षेत्रों में भी इन झींगे का उत्पादन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये संक्षेप में जानना चाहते हैं, जो हमारे मत्स्य पालक बहन भाई इस विधि को अपनाएं, मत्स्य पालन की विविधीकरण, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां रखने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली सावधानी तो ये है कि जो भी विधि है उसको अच्छी तरह से ज्ञात करें। इन जो विधियाँ वैज्ञानिक रूप से विकसित की गई हैं केवल उन्हीं को फॉलो करें। दूसरा ये है कि अपनी भूमि और मिट्टी की जांच सर्वप्रथम जरूर करा लें, क्योंकि किसी भी मछली पालन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि मिट्टी और पानी मछली पालन के उपयुक्त होना चाहिए। तीसरा ये है कि मछली की बिक्री कहाँ पर होगी, मछली का बीज कहाँ से मिलेगा, ये सब बातों की जानकारी आवश्यक है। जी, मतलब विपणन की दृष्टि से भी आप विश्लेषण कर लें कि आपको कहाँ जो उत्पादन कर रहे हैं वो कहाँ भेजना है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मत्स्य पालन विविधीकरण प्रक्रिया है क्या और हमारे किसान भाई, मत्स्य पालक बहन भाई इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।